नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस जर्नी में। यूं तो जब भी सरकारें बदलती हैं, सिलेबस भी बदलते रहता है, कम से कम इतिहास का तो जरूर। ऐसे में सरकार किसी की भी हो, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके अपने इतिहास के हैं, जिनसे आपका अपना गहरा रिश्ता है, उसको आपसे छीन लिया जाता है, आपको नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे 10 फैक्ट्स आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ बहुत कम जगह ही उपलब्ध होती है। पॉइंट नंबर 1, क्या आप जानते हैं मार्शल आर्ट मूलतः बौद्ध मार्ग के ध्यान आधारित सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है। इतिहासकार डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने अपनी पुस्तक बृहत्तर भारत में लिखा है कि भारत से पूर्व दिशा में सबसे पहले बौद्ध मार्ग चीन पहुंचा। 5वीं सदी में बोधि धर्म चीन गए और मार्शल आर्ट के रूप में जूडो, कराटे, कुंफू जैसी कलाओं को विकसित किया। भंते बोधि धर्म ने अपने दिन शाओलिन गुफाओं के बौद्ध विहार में गुजारे थे और यही शाओलिन के बौद्ध विहार मार्शल आर्ट की जन्म स्थली मानी जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी आज भारत के किसी भी टेक्निकल विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, लेकिन आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तब बौद्धों ने 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोल रखी थी, जिसमें बाहर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। 7th सेंचुरी में इत्सिंग जब भारत एजुकेशन लेने के लिए आए थे, तब उन्होंने अपने ट्रेवलिंग नोट्स के शुरू में ही लिखा कि चीन से भारत और उसके पड़ोसी देशों में अब तक 56 बौद्ध यात्री आ चुके हैं। इत्सिंग भारत से 400 तथा हेनसोंग 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपि भारत से चीन ले गए थे। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, खोए हुए बुद्ध की खोज। उसके पेज 21 पर वह लिखते हैं कि विचार कीजिए कि जब 2 यात्री कोई 1000 बौद्ध पांडुलिपि चीन ले गए थे, तब 56 बौद्ध यात्री कितनी बौद्ध पांडुलिपि चीन ले गए होंगे। थर्ड फैक्ट, भारत में पुस्तकालयों का बहुत ही सुनहला इतिहास रहा है। विक्रमशिला, उदंतपुरी, तिलहारा, हेरात जैसे 70 से ज्यादा बौद्ध महाविद्यालयों के प्रमाण तो मिल ही चुके हैं। उसमें अकेले नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। सबसे बड़ा पुस्तकालय 9 मंजिला था। यही नहीं, भारत से बहुत सारे विद्वान चीन में गए थे और वहाँ पे चीनियों के लिए उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। इनमें से कुछ नाम है भंते गुणभद्र, धर्मरुचि, रत्नमती, बोधि रुचि। अकेले भंते गुणभद्र ने 78 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी के जितने भी विद्वान गए थे, उन लोगों ने कितने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया होगा। फोर्थ फैक्ट, हाल ही में तिब्बत में 10,000 किताबों की एक पुस्तकालय मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं 11वीं सदी तक भारत से बौद्ध विद्वान तिब्बत जाते रहे हैं। तिब्बत का उस समय नाम बोध हुआ करता था। भंते शांति रक्षित, भंते आर्यदेव, कमलशील, आतीश जैसे दर्जनों बौद्ध विद्वान तिब्बत गए, बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद तिब्बत वासियों के लिए उपलब्ध कराएं और लिखे भी। इनमें से अकेले भंते आतीश ने 200 बौद्ध ग्रंथ लिख डाले थे। आप समझ सकते हैं आज अगर 10,000 बुक्स मिली है तो इसका आधार क्या रहा होगा। फैक्ट नंबर 5, आपने पुस्तकालयों में पुस्तक तो देखी होगी, रॉक इंस्क्रिप्शन देखे होंगे, लेकिन बौद्ध विश्वविद्यालय इतने ज्यादा पारंगत थे कि इनने अपनी ईंटों तक पर बौद्ध साहित्य लिखा है। जी हाँ, नालंदा की सारी किताबें जला दी गईं, लेकिन एक्सकेवेशन से वहाँ की जो ईंटें निकली है उस पर भी बौद्ध साहित्य लिखा हुआ मिला है। राहुल संस्कृत्यायन जब तिब्बत गए थे तो वहाँ से बहुत सारी पांडुलिपियां खच्चरों पर लाद कर लाए थे, पत्थरों पर लिखे हुए रॉक्स इंस्क्रिप्शन लेकर आए थे और साथ में सोने चांदी की इंक से लिखी हुई अभिलेख भी लेकर आए थे। आप समझ सकते हैं भारत का गोल्डन पीरियड एजुकेशन के लिए ही जाना जाता था। 6th पॉइंट, दुनिया में महिलाओं के अधिकार पर बहुत सारी चर्चा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के वडनगर में महिला बौद्ध भिक्षु का आवास मिला है। ऑस्कर वान हिनवुर और पीटर एस्किलिंग ने सोका यूनिवर्सिटी टोक्यो में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस बुद्धोलॉजी के लिए अपने शोध पत्र लिखे, एन इंस्क्राइब्ड कुषाण बोधिसत्व फ्रॉम वडनगर, और
उसमें बताया कि गुजरात स्थित वडनगर बौद्ध मठ है, जो कि 2वीं से 7वीं सदी का है। वह मूलतः महिला बौद्ध भिक्षु का आवास है। और ये सारी बातें बहुत सारे इंडियन मीडिया ने भी कवर कर रखा है, आप इसको गूगल पर भी देख सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2वीं से 7वीं सदी के बीच में बौद्ध महाविद्यालयों के महिला छात्रावास भी मिल रहे हैं, जबकि उस समय बाकी दुनिया महिलाओं को अपने घरों में कैद करके रखती थी और भोग की वस्तु बना के रखी हुई थी। फैक्ट नंबर 7, भारत में कुछ लोगों ने ये गलतफहमी फैला रखी है कि बुद्ध ने यज्ञ का विरोध किया था, जबकि सच्चाई यह है कि बुद्ध के समय और उनके पहले न यज्ञ होते थे न हवन होते थे। बुद्ध ने बलि प्रथा का विरोध किया था और बलि प्रथा दुनिया के कोने कोने में पाई गई है। बलि की परंपरा केल्ट लोगों में भी थी, स्वालिक लोगों में भी और जर्मेनिक लोगों में भी, जबकि ये लोग तो यज्ञ हवन नहीं करते थे। ये बलि प्रथा मेसोपोटामिया हो या फेनिसिया हो या फिर अफ्रीका, यहाँ पे भी पाई गई, लेकिन ये लोग भी यज्ञ हवन नहीं करते थे। दरअसल यज्ञ, जिसे कि यज्ञ कहा जाता है जैन अवस्था में, वहाँ से आया है और वो बुद्ध के बाद काफी बाद में आया है। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं उनकी आदत होती है पिछले 100-200 सालों की चीज को उठाकर 3000 साल पहले, 4000 साल पहले फिट करने की, इसीलिए इस तरह की गलतफहमियां ये लोग फैला देते हैं। फैक्ट नंबर 8, गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया नहीं बल्कि लुम्बिनी था। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी इसी पुस्तक खोए हुए बुद्ध की खोज में पेज 69 पर लिखते हैं कि बुद्ध का जन्म रास्ते में हुआ था, तब उस जगह की पहचान नहीं थी, वहाँ पे जंगल था। बुद्ध के जन्म स्थान बुद्ध की मां लुम्बिनी के नाम पर प्रचलित हो गया। बाद में लुम्बिनी ही रुमनदेई कही जाने लगी और लोग रुमनदेई की वहाँ पे पूजा भी करने लगे। अब अशोक का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसको लोग रुमनदेई कह के पूजा पाठ कर रहे थे अंग्रेजों के समय में। यानी रुमनदेई कोई और नहीं, बुद्ध की माँ का नाम लुम्बिनी का ही बिगड़ा हुआ रूप है। फैक्ट नंबर 9, बुद्ध मार्ग को अक्सरहां लोग रिलीजन, मजहब या कार्ल मार्क्स ने जिसे अफीम कहा है वो वाला धर्म समझ लेते हैं, जबकि सम्राट अशोक ने आज से 2300 साल पहले ही यह क्लियर कर दिया था कि धम्म रिलीजन नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक ने द्विभाषीय इंस्क्रिप्शन भी लिखवाए थे, तो उन्होंने धम्म का अनुवाद ग्रीक में यूसेबेइया कराया है। आप कंधार के द्विभाषीय इंस्क्रिप्शन पर खुद इसे देख सकते हैं, जबकि ग्रीक में रिलीजन को थ्रिस्किया कहा जाता है। अब रिलीजन में, मजहब में, अफीम वाले धर्म में गॉड, अल्लाह, ईश्वर होता है, जबकि धम्म में ईश्वर, अल्लाह, गॉड का कोई स्थान नहीं। अब लास्ट फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में नहीं बल्कि मौर्य वंश में ही हो गई थी। जी हाँ, सम्राट अशोक ने एक विशेष प्रकार की ईंट चलाई थी जिसे अशोक ईंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मोटाई 7.5 सेंटीमीटर होती है और ये ईंट न तो प्राक हड़प्पा काल में पाई गई, न ही कुषाण काल में और न ही गुप्त काल में, लेकिन ये ईंट जब नालंदा यूनिवर्सिटी की एक्सकवेशन हो रही थी तो वहाँ के साइट 1A पर पाई गई है। इस पर भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी इसी पुस्तक खोए हुए बुद्ध की खोज में लिखते हैं कि एक्सकवेशन से यह सच सामने आने के बाद भी कि नालंदा यूनिवर्सिटी मौर्य काल के दौरान ही बन गई थी, इसके बाद भी कुछ इतिहासकार गुप्त काल का रट्टा मार रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसी ही और भी अगर आपको रोचक जानकारी चाहिए तो आज ही आप खोए हुए बुद्ध की खोज पुस्तक खरीद लीजिए, जिसके लेखक हैं भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर साइंस जर्नी से आपको डिबेट करनी है तो मेरे डिबेट चैनल रेशनल वर्ल्ड को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको मंडे, संडे, थर्सडे 7 PM ऑनवर्ड्स पे आपको बहुत ही बेहतरीन डिबेट्स देखने को मिलेंगी और बहुत सारी अच्छी रोचक जानकारियां भी लाइव देखने को मिलेगी। वहां पे हम लोगों से आप बात भी कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।